ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। बेसिकली कूलम्स लॉ, इसमें हम यही पढ़ेंगे कूलम्स लॉ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसकी कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन देंगे। तो कूलम्स लॉ बेसिकली कुछ है इस तरह से कि हमने ये तो पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स क्या होती है बिटवीन द टू चार्जेस। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स या इलेक्ट्रिक फ़ोर्स या जिसको कूलम फ़ोर्स भी कहा जाता है, इसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की कूलम्स ने उसने मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा बार उसने एक्सपेरिमेंट्स किए टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। और उसने उस मकसद के लिए जो अपरेटस इस्तेमाल किया उसे कहते हैं टॉर्शियन बैलेंस। तो कूलम्स ने बहुत मुतअद्दिद बार एक्सपेरिमेंट्स किए इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स बिटवीन द चार्जेस। और उसने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में पेश किया और वो स्टेटमेंट कहलाती है कूलम्स लॉ। तो उस स्टेटमेंट को भी हम पढ़ते हैं कि उसने जो स्टेटमेंट दी थी वो क्या दी थी। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: The magnitude of the forces between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। कि उसने ये कहा कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अगर उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है तो वो इस तरह से है कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स के उसका कहने का मतलब ये था कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस r रखा गया है, तो अब जैसे जैसे उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है वो भी बढ़ेगी, इंक्रीज़ करेगी। तभी उसने ये कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस। कि जो फोर्स है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि जैसे जैसे आप उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ करेगा। चूँकि प्रोडक्ट जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स भी इंक्रीज़ करेगी। और उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स जो है वो डिक्रीज़ करेगी। तभी उसने ये कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसको अभी हम मैथमेटिकली भी समझेंगे कि जिसने स्टेटमेंट दी थी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। सपोज़ करें कि आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, पॉजिटिव है, और दूसरा जो है वो Q2 है, वो नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस लेट्स सपोज r है। और ये जो F21 है ये वो फोर्स है जो कि Q1 Q2 पे लगा रहा है, और F12 वो फोर्स है कि जो कि चार्ज Q2 इस चार्ज Q1 पे लगा रहा है। ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन चार्ज Q1 से Q2 की तरफ है, और ये जो फोर्स है F12 इसकी डायरेक्शन है चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ। ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। इसकी F21 की डायरेक्शन जो है वो उस तरफ है और F12 की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। तो अब ये डायग्राम है, हमने सपोज़ किया 2 चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ने ये कहा था कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है कि जो यह कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस। यहाँ तक जो ये स्टेटमेंट है, ये इसका पहला पार्ट है, उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में यूँ लिखा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, कि ये फोर्स जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेकंड पार्ट क्या है स्टेटमेंट का, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने यूँ लिखा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को यूँ लिखते हैं कि F प्रोपोर्शनलिटी साइन 1/r², के फोर्स जो है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो r है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है जैसे जैसे हम इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से दूर करते जाएंगे, ये डिस्टेंस जो है ये बढ़ता जाएगा, तो डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतनी ये फोर्स कम होगी, डिक्रीज़ होगी। और अगर हम इनका मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, ठीक है, ये एक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ हम दो पॉजिटिव चार्ज कर दें, ये एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ हम दो नेगेटिव चार्ज कर दें, मीन्स कि इनका मैग्नीट्यूड हम इंक्रीज़ कर दें, तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करने से क्या होगा, ये फोर्स इंक्रीज़ होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट और ये सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट जो कि कूलम्ब ने दी थी। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने से मेरे पास ये इक्वेशन आई, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r²। अब आप जानते हैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इज़ इक्वल टू का साइन लिखते हैं और साथ एक कांस्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट यूज़ किया है उसको हमने नाम दिया है K, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर r²। अब ये जो K है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन द चार्जेस, के चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है। अगर चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम है, तो तब जो K की वैल्यू है वो ये होती है, K इज़ इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन इज़ इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये है K की वैल्यू जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि हमने यूज़ किया है इस कूलम लॉ में। इसमें ये जो यहाँ पर यूज़ हुआ है एप्सिलॉन, ये इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक पहुँचे थे, K की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, मींस के हमने उसकी एक एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू फाइंड हुई है वो हमने लिखी है कि K जो है वो एक कांस्टेंट है, वो उसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है और साथ में ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर क्या है, ये इसका यूनिट है। अब इसमें देखें ये जो K की जो वैल्यू है, इसमें जो 1/4 ये जो इसमें एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, बेसिकली ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। बेसिकली परमिटिविटी जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की, कि जो कि चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स एक्ट कर रही है उस पर ये इफ़ेक्ट करती है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू जो है न्यूमेरिकल जो इसकी वैल्यू है वो होती है 8.85 N/-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से ही इस रिलेशन से डिराइव की है, ऐसे इस तरह से की है कि आप जानते हैं ये ऊपर जो लिखा हुआ है K इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे आप एप्सिलॉन नॉट निकालें तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल्स टू 1/4 K। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ अगर पुट करें कि 1/4 की वैल्यू होती है 3.14 और K की वैल्यू हमने निकाली है 9 × 10⁹। इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो ये आएगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इससे जो नेक्स्ट जो हमने करना है कूलम्स लॉ के बारे में ही करना है, वो हमने पढ़ना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ हमारे पास क्या होगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मैंने हेडिंग भी दी है। अब
वेक्टर फॉर्म से ये मुराद है, देखें दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, या दोनों एक नेचर के भी हो सकते हैं, उससे कोई इतना कंसर्न नहीं है हमारा। असल में हमारे पास हमने फोकस करना है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं। अब उन दोनों के दरमियान फोर्स है, या तो वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और वो रिपल्सिव भी हो सकती है। वो आपको बताया गया है कि अट्रैक्टिव कब हो सकती है और रिपल्सिव कब हो सकती है। अब जो दोनों के दरमियान फोर्स है, अब चूँकि देखें दो चार्जेस हैं, तो एक तो वो फोर्स है कि जो चार्ज Q1 Q2 पे लगा रहा है, ये Q1 Q2 पे लगा रहा है, और एक वो फोर्स है जो कि चार्ज Q2 Q1 पे लगा रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ एक ही यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही हो, क्योंकि ये दोनों चार्जेस हैं, ये दोनों या तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इस केस में अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों के दरमियान कोई ना कोई फोर्स है और दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक चार्ज है वही फोर्स लगा रहा है, नहीं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इस दुनिया में जो हर पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, तो वो लॉ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। ये दो चार्जेस हैं, ये दो पार्टिकल्स हैं, तो ये दोनों एक फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, पहला पार्टिकल दूसरे पे लगा रहा है और दूसरा पार्टिकल पहले पे लगा रहा है। तो इस फिनोमेना को समझने के लिए हमने क्या किया है कि हमने कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। हम इसमें यही पढ़ेंगे कि ये जो चार्ज Q1 है Q2 पे क्या फोर्स लगा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और जो Q2 Q1 पे लगा रहा है उस फोर्स की का मैग्नीट्यूड क्या है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो हम ये पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। तो सपोज़ करते हैं हमारे पास ये जो Q1 है, ये जो Q1 चार्ज है, ये Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको हम डिनोट करते हैं F21 से। ये जो उसकी फोर्स है उसको हमने कन्वेंशनली ये कह दिया है, उसको हमने अपने से खुद से डिनोट कर दिया है कि ये जो फोर्स है जो कि Q1 चार्ज Q2 पे लगा रहा है, उस फोर्स को क्या कहा है हमने, F21 कहा है। ठीक है, कि जिस पे फोर्स लग रही है वो पहले आया है और जो लगा रहा है वो बाद में हमने लिखा है। तो F21 इज़ द फोर्स विच इज़ exerted by the charge Q1 on charge Q2 and the direction of this force is from charge Q1 to Q2 and the direction of this force is represented by the unit vector R12। कि ये जो फोर्स है कि जो Q1 Q2 पे लगा रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो ज़ाहिर है Q1 से Q2 की तरफ ही होगी, इस तरफ ही होगी। तो ये जो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो है, चूँकि चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ है, तो इसी वजह से हम कहते हैं इसका जो यूनिट वेक्टर है वो है R12। ये तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, ये F21 इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12 कि ये F21 जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2। और अब चूंकि देखें Q1 Q2 पे लगा रहा है, तो Q2 भी तो Q1 पे कोई फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स जो कि चार्ज Q1 पे लगा रहा है उसको हम कहते हैं F12। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, द फोर्स exerted बाय द Q2 on Q1 इज़ डिनोटेड बाय F21 एंड इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम चार्ज Q2 चार्ज Q1 एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर R21। के वो फोर्स के जो ये Q2 चार्ज Q1 पे लगा रहा है उसको हमने डिनोट किया है F21 से, सॉरी F12 है यहाँ पर F12 है। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम Q2 और से Q1 की तरफ है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसको ज़ाहिर है हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, R21। तो इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ उसको मैंने यूँ लिखा है F12 इज इक्वल्स टू
1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर R21। ये R21 यूनिट वेक्टर है, ये उस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये जो R12 है ये भी एक यूनिट वेक्टर है जो कि उस फोर्स को शो कर रहा है जो कि चार्ज Q1 Q2 पे लगा रहा है। अच्छा, अब ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये आपस में मैग्नीट्यूड में सेम है। मींस के जो फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पे लगा रहा है उतनी ही मैग्नीट्यूड की फ़ोर्स ये Q2 चार्ज Q1 पे लगा रहा है, लेकिन इन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कूलम्स लॉ है ये अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ही है कि ये दोनों फोर्सेस हैं, ठीक है, ये एक्ट कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर और ये मैग्नीट्यूड में भी सेम है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कूलम्स लॉ है इसमें भी जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फिट आ सकता है। तो ये चूँकि दोनों सेम हैं और मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इनको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ F21 इज इक्वल्स टू माइनस F12। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।